गोविंद राम ने कहा ठीक है तुम ये मकान खाली कर दो, लेकिन एक शर्त है, तुम इस वाकये का जिक्र किसी से भी नहीं करोगे कि इस मकान में है तुम्हें आसेबी आवाजें आती है या फिर ये मकान आसेब ज़दा है, क्योंकि भाई अगर तुमने ऐसा जिक्र कर दिया और ऐसी अफवाह अगर मार्केट में उड़ गई तो मेरा मकान फिर कोई भी किराए पर नहीं लेगा और ना ही मेरे मकान में कोई किराएदार रहेगा। इसीलिए मैं तुमसे विनती करता हूँ कि तुम मेरे मकान के बारे में कुछ ऐसी अफवाह ना उड़ाना, और हाँ इसके अलावा तुम मुझे एडवांस भी दे जाओ। मैंने उसे एडवांस दिया और कहा कि ठीक है मैं किसी को भी नहीं बताऊंगा कि यहाँ पर मेरे साथ क्या हुआ और मैं क्यों मकान खाली कर रहा हूँ। उसने कहा ठीक है तुम मकान खाली कर सकते हो। मैंने एडवांस उसके हाथ में दिया और वहाँ से पलट कर जाने लगा। तभी अचानक उसकी आवाज़ आई, बोले रुको, एक बात तो बताओ ज़रा कि तुम्हें वो आसेबी आवाज़ क्या कहती थी और उस आवाज़ का क्या मकसद था और क्या कहना पड़ रहा था। तो मैंने उसको पलट कर जवाब दिया कि वो सिर्फ इतना ही कहती है भाई गोविंद राम कि मुझे मुक्ति दो धन लो, या धन दो मुक्ति लो। मेरी बात सुनकर अचानक से गोविंद राम उछल पड़ा। तुम किस्मत के धनी हो महाराज, वो शिद्दत मुसर्रत से लरसते हुए बोला, तुम तो बड़े भाग्यवान हो यार। तो वो कहने लगा कि भाई ये आवाज़ बलिदान मांग रही है और बलिदान के बदले इसे तुम्हें बहुत सारा धन देने वाली है। फिर गोविंद राम ने एक स्टोरी मुझे सुनाई कि चंद साल पहले इस मकान में एक तांत्रिक रहने आया था और उससे मेरी बहुत अच्छी दोस्ती और याराना हो चुका था, और वो मुझसे कहता था कि गोविंद राम तेरे इस मकान में लूना चमारी की आत्मा है जो मुक्त होना चाहती है। अच्छा फिर? मैंने भी अब इस वाक़ये में दिलचस्पी ली और गोविंद राम से पूछा फिर क्या हुआ गोविंद राम। और उसके बाद वो बोला कि उस तांत्रिक का कहना था कि मैं इस लूना चमारी की आत्मा को मुक्त कर दूंगा, मगर इससे पहले कि वो तांत्रिक कुछ कर पाता पुलिस उसे पकड़कर यहाँ से ले गई। मैंने उससे पूछा कि उसे पुलिस पकड़कर क्यों ले गई गोविंद राम, आखिर ऐसी क्या वजह थी। तो वो कहने लगा कि भाई उस तांत्रिक ने किसी मुसलमान बच्ची को अगवा कर रखा था और उसने उसे किडनैप करके वहाँ से ले जा रहा था, और वो उससे कोई तांत्रिक अमल या कोई तांत्रिक इल्म करने वाला था जिससे उसे बहुत सारा धन प्राप्ति या फिर बहुत सारी काली शक्ति मिलने वाली थी। तुम्हें तो पता ही है तांत्रिकों का काम कैसा रहता है। और वो उस बच्ची को बेहोश करके एक बोरी में डालकर ले जा रहा था और उस चोर से उस तरफ से ही पुलिस का गुजर हुआ। पुलिस ने इसे शक की बुनियाद पर रोका और इसे रोका तो इसके चेहरे पर साफ साफ खौफ के तासुरात नुमाया हुए, और जैसे ही पुलिस ने इसकी तलाशी ली तो इसकी बोरी में से वो बेहोश बच्ची उन्हें मिल गई। गालिबन वो तांत्रिक उस बच्ची को इसलिए लाया था कि वो उस बच्ची को इस कुएं में डालकर उस आत्मा को मुक्ति देना चाहता था। गोविंद राम एक ही सांस में अपनी सारी बात मुकम्मल करके। तो मैंने कहा ओहो हो, वाकई ये तो बड़ी हैरतअंगेज बात है यार गोविंद राम, फिर क्या हुआ? और एक बात बताओ जरा गोविंद राम, बड़ी दिलचस्पी वाली बात बताई तुमने, लेकिन ये तो बताओ ये लूना चमारी है कौन और ये कहाँ से यहाँ पर आ गई? तो वो कहने लगा कि देखो भाई ये तो मुझे नहीं पता कि लूना चमारी कौन है और कहाँ से आई। तो मैंने कहा ठीक है, और मैंने बात को काटते हुए कहा अच्छा ठीक है गोविंद राम मैं यहाँ से चलता हूँ। इतना कहकर जब मैं फिर से जाने लगा तो उसने एक मर्तबा फिर मुझे पीछे से आवाज़ दी, अरे भाई ज़रा रुकना, एक बात बताओ बाबू, कहीं तुम तो ऐसा कुछ नहीं सोच रहे, क्योंकि धन का लालच बहुत बुरा होता है, देखो तुम किसी उल्टी सीधी हरकत में मत पड़ जाना। लेकिन मैंने उसकी बात का कुछ भी जवाब ना दिया और उसके बाद मैं अपना रवैया चेंज कर वापस चला आया। गोविंद राम की बात बेहद सच थी और अब सबक को पाने का इससे अच्छा कोई मौका मेरे पास नहीं था। मैं सीधा सीधा फैसला कर चुका था कि सायरा की कुर्बानी, लूना चमारी की मुक्ति। और उसके बाद मुझे उस बूढ़े जोगी की बात ध्यान में आ गई जिसने कहा था कि तुम्हारी परेशानी का हल तुम्हारे घर में ही मौजूद है और तुम्हारी सारी मुश्किलात का हल तुम्हें अपने घर में ही मिल जाएगा। उसके बाद क्या था, मैंने फैसला कर लिया कि अब लूना चमारी की मुक्ति और सायरा से छुटकारा। 2-3 दिन बाद मैंने अपने अमली जामे को अपनी तरकीब के मुताबिक पहनाना शुरू कर दिया। सायरा से बहुत प्यार से पेश आया, उसे प्यार मोहब्बत से मैंने काम में लिया, उसे बहुत घुमाया फिराया, अच्छे रेस्टोरेंट ले गया, घुमाया फिराया, मोहब्बत से पेश आया, खूब सारी शॉपिंग भी करवाई। और वो बेचारी मुझ पर इतना भरोसा करती थी और मुझसे इतनी मोहब्बत करती थी कि वो यही समझ रही थी कि मेरा शौहर सुधर गया है, मेरा शौहर मुझ में अब दिलचस्पी लेने लगा है और मुझसे मोहब्बत करने लगा है, और शायद ये उस सबा वबा की नाम की लड़की को भूल चुका है और मेरी अच्छाइयाँ इसको सुधार ला चुकी हैं। लेकिन वो बदनसीब ये नहीं जानती थी कि मेरे दिमाग में क्या मंसूबा चल रहा है और मैं उससे मौत के घाट उतारने वाला हूँ, बलि चढ़ाने वाला हूँ, वो भी उससे छुटकारा पाने के लिए। वो नहीं जानती थी कि वो तो मेरे लिए सिर्फ और सिर्फ बिस्तर की चादर ही बची थी और सिर्फ बिस्तर पर ही काम आती थी और कुछ भी नहीं। अगले दिन रात को मैं सायरा को लेकर सहन में बैठ गया और हमारा रुख उस कुएं की तरफ ही था जिस कुएं से पुरस्कार आवाज़ें आ रही थी और जो कुएं पर बैठना सायरा को बहुत ज़्यादा पसंद भी था। तभी सायरा कुर्सी पर बैठी हुई तो थी, उसने कुर्सी के दस्ते पर हाथ रखकर बोला, क्या आपने मकान छोड़ने के बारे में क्या सोचा है जी? तो मैंने कहा मकान तो छोड़ ही देंगे और दूसरा अच्छा मकान ले भी लेंगे, तुम फिक्र मत करो सायरा, इसमें जल्दी क्या है सायरा, तुम इतनी जल्दी क्यों कर रही हो? तो वो कहने लगी, नहीं नहीं, मैं और इस पुरस्कार मकान में नहीं रह सकती, मुझे इस पुरस्कार मकान से छुटकारा चाहिए।
और मैं इस आसिफ ज़दा परेशानियों को और नहीं सह सकती। तो मैंने उसे दिलासा देते हुए कहा, नहीं नहीं मेरी जान, अब तुम्हें और आसिफ ज़दा को नहीं झेलना पड़ेगा और ना ही तुम्हें आसिफ ज़दा आवाज़ें आएंगी और ना ही तुम्हें आसिफ ज़दा मकान में रहना पड़ेगा। मेरा लहजा बहुत ड्रामाई था और मैं नाटक कर रहा था उसके सामने मोहब्बत से पेश आने का। तभी वो बोली, सच कह रहे हो आप? तो मैंने कहा, हाँ मैं सच बोल रहा हूँ, तुम फिक्र मत करो सायरा, मैं तुम्हें इन सब चीज़ों से छुटकारा दिला दूंगा। ये कहकर मैंने उसका हाथ पकड़ा और तकरीबन उसे खींचता हुआ उस कुएं के पास लाकर खड़ा कर दिया। तभी सायरा दर्द से कर्रा कर बोली, क्या कर रहे हो आप? ये मुझे दर्द हो रहा है यार, ऐसा क्यों कर रहे हो मेरे साथ? मैंने उसकी बात का कुछ भी जवाब नहीं दिया और मैं तो कुएं के सामने आकर खड़ा हो गया। अब मैंने उसकी जानिब अपने शैतानी मंसूबे की तरह देखा। वो मुझे सिर्फ उस मुर्गी की मानिंद लग रही थी जो अब चंद लम्हों बाद ज़िबा होने वाली थी। मेरे होठों पर अब एक पुरअसरार मुस्कुराहट फैल गई थी। मैंने उसे आवाज दी, सायरा। मेरे लहजे में अचानक मतलबीपना आ चुका था और वो चौंक कर मुझे देखने लगी। उसकी नजरें बिल्कुल सवालिया थी और वो सवालिया नजरों में ही मेरी तरफ देख रही थी। मैंने कहा, सायरा तुम जानना चाहते थे ना सबा कौन है? और उसके बाद मैंने चीख कर कहा, वो मेरी मोहब्बत है, मेरा सब कुछ है। और हमारी मोहब्बत सायरा जिस्मों का नहीं, रूहों के मिलन का नाम है। ये मोहब्बत नहीं है जो जिस्मों की हो, हमारी मोहब्बत तो रूहों की है। तुम जिससे मैं नफरत करता हूँ उससे मैं कभी मोहब्बत कर ही नहीं सकता। मेरी बात सुनकर उसका चेहरा अचानक उदासी और गमों से भर गया और वो अचानक से रोने लग गई, जोर जोर से रोने लगी। तो मैंने उससे कहा, देखो ये ढोंग करने की मेरे सामने कोई ज़रूरत नहीं है। तुम सिर्फ और सिर्फ मेरे बाप के वादे की वजह से मेरे साथ रह रही हो। तुम सिर्फ मेरे बाप का वादा हो। और उसके बाद मैंने चीख कर कहा, आज मैं तुम्हें आज़ाद करता हूँ लूना चमारी, ये तेरी बलि हाजिर है। मुक्त हो जा, मुक्त हो जा। मेरी बीवी तेरी बलि के लिए हाजिर है, मैं इसकी बलि तुझे देता हूँ। मुक्त हो जा, तू मुक्त हो जा। मैंने हाथ उठाकर इतना ही कहा और इतना सुनना था कि सायरा वहां से भागने लगी। अभी वो दरवाजे की जानिब भी ना पहुंची थी और खौफ के मारे उसका बहुत बुरा हाल था कि अचानक वो अपने आप ही फिजा में बुलंद हो गई, उड़ने लगी वो। और अब उसकी गर्भनाक चीखें पूरे घर में गूंज रही थी, बहुत दरबरी चीखें उसकी निकल रही थी। और उसके बाद कुछ ही लम्हों में सायरा फिजा में तैरती हुई उस कुएं में दाखिल हो गई और उसकी मौत भी हो गई, यानी कि वो लूना चमारी को बलि चढ़ गई। उसकी मौत के बाद मैंने मोहल्ले में ये मशहूर कर दिया कि वो तो किसी आवारा लुंगाड़े के साथ भाग गई है और उसने किसी और से शादी कर ली है, वो किसी और के फरेब में थी। 2-3 दिन उसके बाद शौक मनाने के बाद मैंने उस पूरे मकान से सारा सामान समेटा और वहां से चला गया। उसके बाद मैंने किसी ख्याल के तहत सायरा का पर्स खोला, देखा कि पर्स में तो वही कुछ था जो अमूमन लड़कियों के पर्स में हुआ करता है। अचानक मुझे प्राइस बॉन्ड नजर आया जो कि 20,000 वाला था। मैंने उसे अपने पास रख लिया और घर से बाहर निकल आया। कुछ हफ्तों के बाद उसकी कुरानदाजी हुई और मेरा पहला इनाम लग गया। मैंने दाव बड़ा लगाया था, लाखों रुपए का दाव लगाया था, तो लूना चमारी का वादा भी साबित हो गया और मैं उसके बाद करोड़पति हो गया। उसके बाद मैंने करोड़पति होकर सबा से शादी की, धूमधाम से मेरी शादी हुई और एक बहुत बड़ा कारोबार मैंने खड़ा कर लिया। अब सबा और मेरे दरमियान फासला खत्म हो चुका था और हम मोहब्बत के परवान को चढ़ा रहे थे। देखते ही देखते 4 साल का वक्त भी गुजर गया और उसके बाद मेरी और सबा की मोहब्बत और ज़्यादा गहरी हो गई। मैं ज़्यादा लंबा कभी भी बिजनेस के सिलसिले में बाहर जाता तो उसको बहुत ज़्यादा बुरा लगता था। इधर जब मैं पेरिस वाली मीटिंग कैंसिल कर चुका था तो मेरी मुलाकात उन क्लाइंट से तो ना हो सकी, लेकिन मेरी मुलाकात उस पुरस्कार लड़की से हो चुकी थी जो गुंडों की चपेट में आने से बचकर मेरी कार में बैठ गई थी। बहरहाल उसे मैंने उसके घर के पास छोड़कर मैंने अपने घर की राह ले ली। मैं घर पहुंचा तो मेरे घर पर सबा मेरा इंतजार कर रही थी। जैसे ही मैं कमरे में दाखिल हुआ तो सबा ने बड़े ही प्यार भरे लहजे में कहा, आ गए आप? मेरी सबा की आवाज़ मेरे कानों से टकराई थी जो कि बेड पर लेटी हुई थी। मैंने कहा, हाँ जान मैं आ गया हूँ, जाने का कोई फ़ायदा ना हुआ, मैं तो बहुत थक गया हूँ। तो कहने लगी, क्या हुआ मुझे बताओ। मैंने कहा, कुछ नहीं यार, क्लाइंट चला गया था, गाड़ी रास्ते में ही ख़राब हो गई थी। और इतना कहकर मैं वॉशरूम में चला गया। इसकी आगे की स्टोरी हम देखेंगे इसके अगले पार्ट में।